तुम बताओ, ऑरोरा बोरियोलिस कहाँ देखने को मिलता है? वो डंडा से मारेंगे। कहाँ मिलता है ऑरोरा बोरियोलिस? उत्तरी गोलार्ध। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिण। क्या है ये? हाँ, कब उत्पन्न होता है ये चमकीला प्रकाश? हाँ, जब सोलर, हाँ, विंड जो आता है उससे जो रेडिएशन आ रहे हैं वो हमारे वातावरण से टकराता है, मतलब वायुमंडल से। हाँ, आयन मंडल के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, बुद्धि तो है लेकिन इस्तेमाल ही नहीं करता है। सौर कलंक कैसे बनता है? कल बना के भी दिखाए थे। जब ज्वाला निकलता है वापस जब आता है तब सौर कलंक का निर्माण होता है। सौर कलंक चक्र तुम बताओ कितने का है? सौर कलंक चक्र आए आए करते रहेगा तब तक दूसरा आंसर दे देगा। अच्छा ये बताओ, अगर एक से सवाल किए दूसरा आदमी सुन लिया क्लियरली, आए करोगे तब तक आंसर दे देगा, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्लियर था तभी तो दूसरा आंसर दिया। आए तुम बताओ, सौर कलंक चक्र का खोज किसने किया है? ये भारी सवाल था। स्वावे, हेनरिक स्वावे। ठीक है, दो सवाल हो, कलाया था। तुम बताओगे फोटोस्फीयर पर जो चमकता हुआ सरफेस मिलेगा उसको क्या कहेंगे? आए देखा आंसर नहीं आएगा तो यही होगा, आए। ठीक है, फोटोस्फीयर पर क्या कहते हैं? फेक्यूला। और यही अगर क्रोमोस्फीयर पर रहेगा तो प्लेजेस। ठीक है, प्लेजेस। आए, अब तुम लोग का हम आए पकड़ लिए हैं। जब आंसर नहीं आ रहा आए करो, कोई ना कोई उत्तर दे ही देगा। ठीक है, एक दो सवाल और करते हैं फिर इसको छोड़ देंगे। रेडिएशन जोन, यहाँ पर रेडिएशन जोन की सीमा पर कितना टेम्परेचर रहता है? 2 मिलियन। और रेडिएशन जोन के आधार पर 8 मिलियन। जो अब्सेंट किया होगा, ये क्लास नहीं किया होगा, सबको कुछ समझे में नहीं आ रहा होगा। है क्या ये? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का घनत्व कितना है? 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? 3,32,000 गुना। और व्यास कितना है? 109 गुना। ठीक है, ठीक है। सौर चमक का मान कितना है, यानी लुमिनिसिटी का मान कितना है? 3.8 इंटू 10⁻26। इकलौता इसी को याद है। तुम लोग सिर्फ मेरा मुंह देखने आओ, स्मार्ट है इसका मतलब ये नहीं देख के चला जाएगा। सूर्य से निकलने वाला ऊर्जा जो निकल रहा है उसके लिए सूर्य का मास प्रति सेकंड कितना घट रहा है? 4 इंटू 10⁻9। हाँ, जूल पर सेकंड। तुम लोग पढ़े नहीं हो बाबूजी? वायुमंडल के, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी सतह पर जितना सोलर एनर्जी पहुंच रहा है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्लियर है कि आए? आए, पृथ्वी के वायुमंडल, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक जो सोलर रेडिएशन पहुंच रहे हैं, ऊर्जा पहुंच रहा है, इसको क्या कहेंगे? सौर नियतांक। कितना होता है? कितना होता है? 336 जूल। ठीक है, क्या हम क्या बोल दिए? अच्छा 300 बोल दिए, 1336। अरे अंदर में 13 ही था। ठीक है, सूर्य का नाभिकीय संलयन क्रिया को सबसे पहले किसने समझाया था? हैंस बेथ ने। हैंस बेथ ने। ठीक है, सूर्य गैलेक्टिक सेंटर का परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 25 वर्ष में। देख रहे हो, 25 करोड़ वर्ष, बस थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। कौन बताएगा? तुम बताओ, सूर्य किस गैलेक्सी का हिस्सा है? मिल्की वे का? वो तो पृथ्वी है। सूर्य? भारी क्वेश्चन हो गया। ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का। 25 करोड़ वर्ष। यही तो है कि सूर्य
सूर्य गैलेक्टिक सेंटर का जितने समय में एक चक्कर लगा लेगा, इसी को क्या कहेंगे, कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है। ओर्ट क्लाउड कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ, हमारे सौरमंडल के अंतिम सीमा पर, कैपर बेल्ट के बाद। ठीक है, चलो आवाज कम आ रहा है, बढ़ा देते हैं, टेंशन काहे लेता है। अब ठीक है, ठीक है। तो आज अब हम लोग ब्रह्मांड पहले यात्रा कर लिए, पूरा घूम फिर लिए, जो बीच बीच में एब्सेंट किया होगा वो बीच में लटक गया होगा। ठीक है, तो पूरा ब्रह्मांड घूम के फिर अपने सौरमंडल में घुसे, फिर सूर्य पे गए, और अब वापस हम लोग पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए वहां छोड़ दिए थे। पृथ्वी के बारे में भी सब चीज जानना है। आज हम लोगों का पृथ्वी का इंट्रोडक्शन है। तो आज फैक्ट्स ज्यादा होंगे, समझने वाला चीज कम होगा, और फैक्ट्स क्या होंगे, ज्यादा। आज हम लोग फैक्ट्स सारा कर लेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक में हम लोग जितना भी तुम देखे हो, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब देखे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस मत करना। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन छोड़ देना फिर आना, तो पूरा चैप्टर छूट ही जाएगा। इसी में हम लोग लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी करेंगे, जो तुम्हारा देखते हो कि कैसे अलग अलग जगह अलग अलग समय होता है, जिसको हम लोग समय रेखा के आधार पर आंकते हैं, उसको भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर तिथि रेखा क्या होता है, कैसे खींचा गया है, कहाँ है नहीं है, कैसे कंपेयर करते हैं, वो सब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ये मिस मत करना, नहीं तब छूट जाएगा, ये सबसे सवाल भी आता है। ठीक है, चलो तो पहले देख लेते हैं। अच्छा, पृथ्वी का सौर मंडल में स्थिति अगर तुमसे पूछे तो सभी जान रहे हो कि सौर मंडल में अगर क्रमिक रूप से देखेंगे कितनवां ग्रह है? तीसरा ग्रह। पहला ग्रह ये है सूर्य, पहला ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो क्रम के अनुसार, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा, सूर्य के दूरी से आधार पर तीसरा। ठीक है, या क्रमिक रूप से तीसरा। लेकिन अगर पूछा जाए साइज के रूप में, तो साइज के रूप में पांचवा। ठीक है, तो इसको याद रखना, आकार या साइज के हिसाब से सौरमंडल का ये क्रम में कितना आता है, पांचवें स्थान पे आता है। घनत्व में अगर पूछा जाए तो प्रथम स्थान। ये सब पढ़ा रखे तुम लोग को। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अगर सूर्य से दूरी के आधार पर देखोगे तो ये तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, ये है सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये था। तो क्रम के आधार पर तीसरा, लेकिन साइज के आधार पे, ठीक है, पांचवा। सबसे बड़ा साइज किसका है? बृहस्पति का। अब याद रखने के लिए साइज में बोले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि जुपिटर से लेकर बाहरी चारों जो है ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले जुपिटर, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, और इन चारों के बाद पृथ्वी। तो साइज के हिसाब से कितना ग्राम? पांचवा। घनत्व तो सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का। ठीक है, सबसे अधिक घना जो है वो पृथ्वी, इसीलिए सबसे अधिक घनत्व वाला क्रम से तीसरा और आकार के हिसाब से पांचवा पोजीशन है पृथ्वी का। ये हमको याद रखना है सौर मंडल में। और पृथ्वी पर ही, हमारे सौर मंडल में इकलौता ग्रह पृथ्वी ही है जहाँ पे जीवन संभव है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोल्डीलोक जोन। सौर मंडल, किसी भी सौर मंडल का वह हिस्सा जहां पानी लिक्विड माध्यम में हो और वहां जीवन की संभावना हो, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? गोल्डीलोक जोन। और अगर पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल में गोल्डीलोक जोन में कौन आता है? पृथ्वी। पृथ्वी का जो रंग है वो पानी की वजह से कैसा दिखता है? नीला, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, कभी बाहर से देखोगे स्पेस से तो कैसा नजर आएगा? स्पेस से कैसा नजर आएगा? नीला। ठीक है, हम लोगों को आसमान कैसा नजर आता है? नीला। लेकिन अंतरिक्ष से आसमान देखोगे कैसा नजर आएगा? काला। ये दो सवाल आता है एग्जाम में कि पृथ्वी से आसमान देखेंगे कैसा नजर आएगा? नीला, लेकिन अंतरिक्ष से आसमान को देखेंगे तो काला। चलो वापस आओ। पृथ्वी का झुकाव। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से सब चीज समझ में आता जाएगा। ठीक है, इस स्केल को देखोगे, तुम लोग को दिख रहा है ये स्केल? ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बता देते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर 90 तक है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऐसे सीधा खड़ा रहेगा तो इसके तल और इसके बीच में कितने का एंगल रहता है? 90 डिग्री का। लेकिन पृथ्वी जो है ये थोड़ी 180, कौन बोल रहा है जी? 180 कैसे बोला? ये खड़ा है, ये है, तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। पृथ्वी भी एकदम सीधी अगर रहती तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल रहता है? 90 डिग्री का। तब हम लोग ये सब नहीं पढ़ते कितना झुकी है नहीं झुकी है, क्योंकि झुकी ही नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या? पृथ्वी थोड़ी सी झुक गई है, पृथ्वी थोड़ी सी झुक गई है, टिल्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे दो तरह का पोजीशन निर्मित हो रहा है। ये है पृथ्वी का तल। क्या है ये? पृथ्वी का तल। और ये है पृथ्वी का अक्ष। ये जो मार्कर है ये क्या है? अक्ष, जिसको एक्सिस बोलते हैं।
तो एक्चुअल में देखोगे, समझो इस चीज को, एक्चुअल में अगर देखोगे पृथ्वी का एक्सिस यहाँ आना था ना, इस चीज को कंपेयर करो, तो यहाँ एक्सिस निकलता कि नहीं निकलता, तो ये इसका एक्चुअल नॉर्मल है, यानी एक्चुअल एक्सिस है, उससे ये कितना झुक गया है, 23.5, कितना झुक गया है, 23.5। यहाँ होना था, ये वाला पॉइंट यहाँ होना था, पर ये यहाँ पहुंच गया, इसीलिए ये झुकाव कितना है, 23.5 का। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो पृथ्वी यहाँ पहुंच जाएगी, समझ में आया, और तब ये पूरी तरह से सीधी हो जाएगी, पर पृथ्वी सीधी है नहीं, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, समझ में आ गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये एक सरफेस बनाते हैं, ठीक है, ये एक सरफेस बनाए, ठीक है, ये वाला इसका एक्सिस होना चाहिए था, पर हो गया ये, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक कितना झुका, 23.5। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर नीचे से देखोगे तो कितना झुका हुआ नजर आएगा, 66.5, कितना नजर आएगा, 66। इसीलिए ये वाला जो है, ये नॉर्मल वाला, ये ऊपर वाला, इससे तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन तल से कितना झुका हुआ है, 66। और यही एग्जाम में भी सवाल आते हैं कि पृथ्वी का अपने तल पर कितना झुका है, कितना झुका है। अगर ऐसी रहती पृथ्वी तो 90 डिग्री पे रहती, झुकती बिल्कुल नहीं, तो हम लोग ये सवाल पढ़ते नहीं, लेकिन पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो यहां थी और इतनी सी झुकी, तो कितनी झुकी, 23.5। लेकिन इस बीच में देखोगे तो इधर से कितना झुका है, 66। इसलिए दो तरह का सवाल आएगा, इसको क्या कहेंगे, तल, क्या कहेंगे, तल, और ये क्या था, एक्सिस। तो एक्चुअल एक्सिस से कितना झुका हुआ है, 23.5, और तल से कितना झुका हुआ है, 66। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही दो सवाल तुमसे पूछा जाता है कि झुकाव अक्ष पर कितना है, 23.5 डिग्री, ठीक है, और तल पर कितना है, 66.5 डिग्री। यहां तो समझ में आ गया, एग्जाम में थोड़ा सा मिस होगा और गलती करके आ जाओगे, इसीलिए एग्जाम में हम अलग अलग इसलिए साफ साफ लिखे, क्योंकि इससे सवाल आते हैं और यहाँ बच्चा गलती करके आता है, और जब एग्जाम से देकर बाहर निकलोगे, अपने दोस्त से पूछोगे, अरे वो क्वेश्चन देखा कितना हल्का पूछा था, पृथ्वी अपने तल पे कितनी जगह, 23.5, तो कौन नहीं जानता है, लग रहा है 23.5 नहीं, 66, हाँ 66। अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, चुप चुप बैठो, हाँ ये तो हल्का सवाल था, हम भी मारे हैं 66, अंदर में चल रहा है साला, एक और गलती हो गया, ठीक है, तो याद रखना, अक्ष अगर पूछा है तो 23.5, और तल अगर पूछा है तो 66, ठीक है। चलो, सूर्य से दूरी, ठीक है, सूर्य से दूरी पहले भी पढ़ा रखे हैं कि अगर यहाँ सूर्य है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, 14.96 करोड़, ठीक है, करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगर राउंड ऑफ करोगे तो 15 करोड़ किलोमीटर, क्या करोगे, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। कई बार इसको मिलियन में लिखा जाता है, वेरिएशन तुमको आने चाहिए, ठीक है, अभी आगे चल के कुछ कुछ और भी बताएंगे, जो जान रहे हो और एग्जाम में कुछ और डाटा पूछ लेगा, कर नहीं पाओगे, ठीक है, वेरिएशन आना चाहिए। अगर मिलियन दे दिया क्या हो जाएगा, 149, क्या हो जाएगा, 149, बस एक पॉइंट इधर कर देना, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, इसीलिए इसको एक पॉइंट इधर कर दोगे तो ये मिलियन में बदल जाएगा। तो 14.96 करोड़ किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ये दोनों अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके बाद है सूर्य से अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी, इसको समझो ध्यान से, ठीक है। अगर हम ये पृथ्वी का क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट, पृथ्वी का ऑर्बिट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कक्षा, हाँ कक्षा, ये बनाए तो यहाँ पे है सूर्य, यहाँ कौन है, सूर्य, और पृथ्वी जो है इसी रास्ते पर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो अब होगा क्या, एक समय में सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी जाएगी, और फिर ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है, और फिर वापस यहाँ जाएगी, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं कि सूर्य से अधिकतम दूरी और सूर्य से न्यूनतम दूरी, क्या ये समझ में आ गया। लेकिन हम लोग ये जो पढ़े 14.96, ये एवरेज पढ़े, क्या पढ़े, एवरेज दूरी। लेकिन एक समय में ऐसा होगा कि सूर्य के सबसे निकट होगी पृथ्वी, और एक समय में ऐसा होगा सबसे दूर होगी। अगर हमको कभी सूर्य पे जाना होगा तो हम इस जगह से छलांग लगाएंगे, इस जगह से छलांग लगाएंगे, इस जगह से, इसी चीज का हम लोग भी इंतजार करते हैं, ठीक है, ये हर ग्रह के साथ होता है, इसलिए तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो हमको जाने में काफी समय लग जाएगा। और यही चीज हम लोग हमेशा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका ऑर्बिट लगभग ऐसा ही है। इसलिए अगर तुम ये सोचते हो कि एकदम केंद्र में स्थित है तो हर तरफ से बराबर है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये तो राउंड है नहीं, ये कैसा है, एलिप्टिकल। हर एक ग्रह या उपग्रह का ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्टिकल।
मतलब दीर्घ वृत्ताकार। अगर नहीं समझ में आता ये दोनों शब्द याद रखोगे अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार। अंडाकार जानते हो, अंडाकार एक पूरा राउंड नहीं होता है, ये बीच से चपटा हुआ होता है, ऐसा ही होता है। इसीलिए इस दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, अपसौर, ये टर्मिनोलॉजी में अभी हम लोग देखेंगे। और इस न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? उपसौर। ठीक है, उपसौर। ये दोनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखना। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होगी तो इसको कहेंगे उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होगा इसको कहेंगे अपसौर। समझ में आया? और इसका डिस्टेंस सेम होगा, अलग अलग होगा, 14.9 होगा, अलग अलग होगा। तो सबसे अधिकतम दूरी पर होती है जब, तब इसका बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 15.21 करोड़। कितना होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.96 से अधिक है क्योंकि अधिकतम दूरी पर है। तो अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी तुमसे पूछा जाए क्या होगा? 15.21 करोड़, 15.21 करोड़। और न्यूनतम दूरी यानी ये अगर पूछेगा तो 14.71 करोड़। कितना होता है? 71 करोड़ किलोमीटर। अब ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या बोले, आज फैक्ट्स ज्यादा हैं, समझते भी जाएंगे और फैक्ट्स याद भी रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से 3 डाटा याद रखना। इसलिए हम उस समय में किसी का नहीं बताया, उस समय में एक डिस्टेंस बताए तुमको, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितना है। और यही सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है क्योंकि एवरेज दूरी है वो कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर मोटा मोटी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, ये सबको अच्छे से याद हो जाना चाहिए था आज से पहले। अब हम लोग इसमें एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं कि अधिकतम दूरी पर होगी तो कितना होगा? 15.21 करोड़, 15.21। और न्यूनतम दूरी पर 14.71 करोड़। और यही एवरेज निकाल के हम लोग कितना बोलते हैं? 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी है। और इसी दूरी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहा जाता है? कि हम अगर सूर्य हैं और ये पृथ्वी है तो मेरे और पृथ्वी के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है इसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर कभी तुमसे परीक्षा में पूछा जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का दूरी कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्या यहां तक समझने में किसी को तकलीफ? याद हो गया? फिर से रिपीट करो। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, न्यूनतम दूरी 14.71 किलोमीटर। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, अच्छा भूल जाओगे अपसौर उपसौर किसको कहते हैं? अप मतलब ऊपर, तो जो ज्यादा दूर होगा वही तो ऊपर जाएगा, और अप अगर ऊपर हो गया तो उप नजदीक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये दो जगह काम आएगा। अभी अपभू और उपभू पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं? अपसौर और उपसौर। जब हम सोलर यानी सूर्य के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी सौर मतलब क्या हो गया? सूर्य, सूर्य के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, चाहे कोई भी ग्रह हो। अब सौर का मतलब हो गया कि सूर्य के रेस्पेक्ट में अधिकतम दूरी। क्या हो गया? सूर्य के रेस्पेक्ट में अधिकतम दूरी। तो क्या मंगल का अधिकतम दूरी नहीं होगा? क्या बृहस्पति का अधिकतम दूरी नहीं होगा? सबका होगा। तो किसी भी ग्रह का, इसलिए हम लोग खाली पृथ्वी नहीं पढ़ेंगे। अपसौर हो गया किसी भी ग्रह का सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाएगा? अपसौर। किसी भी ग्रह का सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा? उपसौर। लेकिन ज्यादातर जो हम लोग को पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है? पृथ्वी से। और हम लोग पढ़ते भी किस सेक्टर में? पृथ्वी के सेक्टर में। इसीलिए लगता है कि ये पृथ्वी से पूछ रहा होगा, लेकिन किसी भी ग्रह का होगा। यहीं पर जब चांद के बारे में पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे अपभू और उपभू। क्या पढ़ेंगे? अपभू और उपभू। यहाँ सौर की जगह क्या आ गया? पृथ्वी। तो पृथ्वी से जब चांद अधिकतम दूरी पर होगा उसको क्या कहेंगे? अपभू। और पृथ्वी से जब चांद न्यूनतम दूरी पर होगा क्या कहेंगे? उपभू। ये मून वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीहिलियन और एपीहिलियन। क्या कहते हैं? प्रीहिलियन और एपीहिलियन। अधिकतम दूरी पर एपीहिलियन और न्यूनतम दूरी पर प्रीहिलियन। ठीक है, चलो ये दोनों हो गया। इसके बाद है व्यास। ठीक है, पृथ्वी का व्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल एग्जाम में आया है। और अब तो छेड़ भी देता है, व्यास की जगह पे त्रिज्या पूछ लेता है। तो एग्जाम में ये सब वर्ड को बड़ा ध्यान से देखना। व्यास पूछा है कि त्रिज्या पूछा, और अभी टेस्ट में तुम लोग गलती किया भी। ठीक है, ब्रह्मांड का हम क्या पूछे थे? त्रिज्या, और तुम लोग मार्क क्या दिया? व्यास। ये गलती होता है, और ये गलती उन्हीं बच्चों से होता है जो पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, कोई दिक्कत है नहीं। अकड़ बकड़ बम्बे 80 90 पूरे 100 मारो ये। ठीक है, तो उसका गलती नहीं होता है।
या तो सही होता है या गलत होता है, गलती नहीं होता है उससे, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा है गलती होता है। तो याद रखोगे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं व्यास यानी डायमीटर। क्या पढ़ते हैं? डायमीटर। पृथ्वी का इस दोनों छोर के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को कहेंगे डायमीटर। लेकिन कई बार पूछ लेता है त्रिज्या। क्या पूछ लेता है? त्रिज्या। तो सेंटर से जब बीच में जाओगे तो सेंटर से यहां तक का दूरी त्रिज्या कहलाएगा, तो आधा कर देना, ठीक है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों याद रखना है। दोनों के बीच में 42 किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर है? 42 किलोमीटर। तो अगर विषुवतीय व्यास पूछे तो 12,756 कितना है? 12,756 किलोमीटर। देखो जो पहली बार ये सब पढ़ रहे हो उसको बहुत सारा डाटा मिल रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन यही सोचो हमको जानना है पृथ्वी तुम्हारी मम्मी है, नहीं मम्मी नहीं माता है, माता है, पृथ्वी हमारी माता है, मम्मी नहीं। मम्मी थोड़ा अजीब लगता है ना जी। पृथ्वी हमारी माता है तो हमको उनके बारे में सब कुछ आता है, ठीक है, इसलिए आना चाहिए। चलो, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। और ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, याद हो जाएगा। 12,756 नहीं, 12,756, 12,756। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714, ठीक है, 12,714 किलोमीटर। शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन धीरे धीरे जब रिपीट होता जाएगा, एब्सेंट अगर नहीं करोगे पृथ्वी खत्म होते होते हम ही इतना बार रिपीट कर देंगे कि याद हो जाएगा। इसलिए पहले ये मानो हमको याद करना ही है। अगर कोई बोलता है कि बिना ये सब याद किए ही तुम्हारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, इसलिए याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756। नहीं, कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बच्चों को भारी लगता है, बोलता है ये सिलेबस से बाहर का चीज है, ये नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं आता है। तो अगर इस तरह से अगर तुम करने लगोगे तब तो हर एक चीज सिलेबस से बाहर ही हो जाएगा। बस हल्का हल्का जो हमको पढ़ाने भी मजा आएगा और तुमको पढ़ने में मजा आएगा। एक दिन में पृथ्वी चैप्टर खत्म होता है, पता है कि नहीं? उसमें हम वही वही बात बताएंगे जो तुमको सुनने में अच्छा लगता है, जो हम यहाँ आराम से दिखा सुना के तुमको मजाक करवा सकते हैं बस। लेकिन जब पुराना मतलब उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसलिए ये कहाँ पढ़े थे, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए फैक्ट को याद रखना जरूरी है, जो क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में फैक्चुअल है, ठीक है, तो फैक्ट याद रखने जरूरी है। चलो, तो व्यास विषुवतीय व्यास कितना होगा? 12,756। ध्रुवीय व्यास कितना होगा? 12,714। और दोनों के बीच में अंतर कई बार पूछा जाता है। अंतर कितने का है? 42 किलोमीटर। इस दोनों के बीच में अंतर 42 किलोमीटर का। कई बार यही पूछ लेता है कि बताओ ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच में अंतर क्या है, ठीक है, कितना है? 42 किलोमीटर। क्या ये डाटा भी याद हो गया? बढ़े आगे। अब है घनत्व। बोले हैं कि सबसे अधिक घनत्व जो है हमारे सौरमंडल में वो है पृथ्वी का। घनत्व का मतलब क्या होता है ये भी तुम लोग को समझा चुके हैं कि अगर हम एक डब्बा ये लें और एक डब्बा ये लें और एक डब्बा ये लें, सबका साइज समान है, पर इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल यानी कण जो है वो पड़े हुए हैं, बहुत टाइट है ये थोड़ा सा इससे लूज है, तुमको फील भी हो रहा है, और ये और भी लूज है। तो इसमें से हमको साफ साफ दिख रहा है कि जिस कण से ये बना हुआ है वो सबसे अधिक कण किसमें है? इसमें। इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, तो सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? इसका। यही होता है घनत्व, जो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना चीज पड़ा हुआ है, इसी को कहेंगे घनत्व। इसीलिए तुम पढ़ते हो जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं उसी को कहेंगे जनसंख्या घनत्व। जैसे बिहार का चर्चा करोगे तो बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल लोगे, ये तो सब जानता होगा इतना सब क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अगर लोगे इसमें 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। कहीं का भी 1 किलोमीटर, अब ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही होगा, एवरेज निकालते हैं हम लोग। मोटा मोटी ये मान लें कि बिहार के 1 किलोमीटर में, हर 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 1106 लोग। यही तुम दिल्ली चले जाओ, ठीक है, दिल्ली का अगर 1 किलोमीटर लोगे तो 11,000 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 11,000। तो यही हुआ उसका घनत्व, इसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो वैसे ही पृथ्वी जिन चीजों से बनी हुई बहुत घना है, इसीलिए घनत्व अगर कभी पूछा जाए पृथ्वी का घनत्व कितना है, कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो पृथ्वी का, अभी हम लोग इसको खोल के पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के जब पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ेंगे तो उसको खोलेंगे, ठीक है, इसको नहीं खोलेंगे जी, दूसरा आएगा, ठीक है। उसके अंदर जब खोलेंगे तो पता चलेगा सूर्य में पड़े कि बीच में कोर, बीच में क्या पड़े? कोर। उसके बाद पृथ्वी में पढ़ेंगे मेंटल और ऊपर पे पढ़ेंगे क्रस्ट। ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है? क्रस्ट।
इसके अंदर जैसे जाओगे तो मिलेगा मेंटल, और इसके अंदर जैसे ये वाला, ये एकदम पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है कोर, ये क्या है मेंटल, और ये क्या है भूतत्वबीडी। सेम टू सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें देखोगे सबसे पतला कौन है क्रस्ट, सबसे बड़ा कौन है मेंटल, और बीच में फिर कोर, ठीक है। यही चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबका घनत्व भी क्या है अलग अलग, सबका घनत्व क्या है अलग अलग, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर घनत्व लेंगे पृथ्वी का कितना मिलेगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही बार अगर कोर के पास चले जाएंगे तो कोर का, ये जब आंतरिक पढ़ाएंगे तब वहां डिटेल से फिर लिखाएंगे, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोर का जो घनत्व है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है 13 ग्राम, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर लेंगे तो कितना होगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहां तक बोलो नहीं। अब आ जाओ द्रव्यमान यानी मास यहाँ, ठीक है। 5.9 कितना है 5.9 इंटू 10 टू पावर 24, 10 टू पावर 24 केजी, 5.9 इंटू 10 टू पावर 24 केजी। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान पूछे तो कितना है 5.9 इंटू 10 टू पावर 24 केजी, 5.9 इंटू 10 टू पावर 24 केजी कितना है 5.9 इंटू 10 टू पावर 24 केजी, ठीक है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो गया 5.9 इंटू 10 टू पावर 24 केजी। द्रव्यमान मतलब मास, मास समझते हो, उसने भी समझाई थी मास क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर कितना मटेरियल पड़ा हुआ है उसी को कहते हैं उसका मास, जिसको हम लोग केजी में मापते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है सब मिलाकर कितना है 5.9 इंटू 10 टू पावर 24 केजी, ठीक है, याद रखोगे। अब आते हैं परिभ्रमण काल और परिभ्रमण गति पर। बहुत सवाल यहां से पूछा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। सूर्य का हम लोग पढ़ चुके हैं, पृथ्वी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। परिभ्रमण और परिक्रमण गति के बारे में क्लियर है सबको नहीं है। परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। अंग्रेजी में परिभ्रमण को कहते हैं रोटेशन, क्या कहते हैं रोटेशन, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है ना, इसको कहेंगे रोटेशन, क्या कहेंगे रोटेशन, यही है परिभ्रमण। ये जो गति अभी पृथ्वी कर रही है ये क्या है परिभ्रमण, क्या है परिभ्रमण, ठीक है। लेकिन ये अब मेरे इर्द गिर्द घूमने लगेगी ऐसे करके, तो इसको कहेंगे परिक्रमण, और हम उसमें भी क्या हो जाएंगे सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के आसपास के घूमने वाले गति को क्या कहेंगे परिक्रमण, और अपने अक्ष पे घूमने को क्या कहेंगे। ये दोनों पृथ्वी करती है, दोनों में से कोई एक करती है एक समय में, एक ही समय में दोनों होता है, मतलब ये घुमा दो और फिर ऐसे ही घूमते जाओ मेरे इर्द गिर्द, तो दोनों गति साथ में हुआ, यही होता है कि सूर्य सॉरी कोई भी ग्रह एक ही समय में दोनों गति करती है, परिक्रमण गति भी और परिभ्रमण गति भी, ठीक है। चलो तो एक तरफ हम लोग देख लेते हैं। पहला है परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे घूमने में। तो अगर हम लोग यहां से देख रहे हैं सूर्य पृथ्वी को, ये एक चक्कर पूरा की, जैसे मान लो हम इसको पकड़ लिए, ठीक है, अपने भारत को पकड़ते हैं, दिख रहा है ना सबको, भारत को पकड़ते हैं, ये पकड़ लिए, अब ये घूमना शुरू की पृथ्वी, समझना इस चीज को, ठीक है। वापस भारत मेरी उंगली के पास आएगा तब एक चक्र पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक चक्र पूरा। कितना समय लग जाता है लगभग 24 घंटा, कितना लग जाता है लगभग 24 घंटा लग जाता है। एक रोटेशन तभी पूरा होगा जिस पॉइंट से वो शुरू हुआ है इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है, हम बोले थे जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तो वहां दो टर्मिनोलॉजी और बताएंगे तुमको, एक होगा नक्षत्र दिवस और एक होगा सौर दिवस, ठीक है। सबसे पहले यही एक चक्कर पूरा करने को एक दिन कहते हैं, क्या कहते हैं एक दिन। यानी हम लोग देखते हैं कि सुबह सूर्योदय हुआ और शाम में सूर्यास्त हो गया, फिर रात आ गया और दूसरे दिन फिर सुबह हुआ, तो एक सुबह से लेकर दूसरे सुबह को ही हम 24 घंटा मानते हैं, और यही वो अवधि है जब सूर्य अपना परिक्रमा एक पूरा कर लेता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ हम अगर दिखाने का प्रयास करें, सूर्य इधर है, ठीक है, अभी सूर्य को बड़ा भी करेंगे, टेंशन ना लो, अभी सिर्फ समझो कि सूर्य अभी इधर है, क्या उस तरफ दिख रहा है कुछ, सूर्य का रोशनी दिख रहा है, इसका मतलब उधर क्या है अंधेरा, उधर क्या है अंधेरा। इसीलिए तुम पृथ्वी पे हमेशा देखोगे कि एक साइड अगर उजाला है तो दूसरे साइड क्या होगा अंधेरा, एक साइड उजाला है दूसरी साइड क्या होगा अंधेरा, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा दिन और रात साथ में चलता है। कैसे क्या होता है अभी सब पर आएंगे। तो इधर अगर उजाला है तो इधर क्या होगा अंधेरा, तो अब ये वाला पोर्शन मान लो 12 घंटे बाद या 10 घंटे बाद उधर पहुंच गया, इधर अब क्या हो जाएगा रात, इधर क्या होगा दिन। इसलिए हम लोगों का 24 घंटा में दिन और रात दोनों होता है, क्योंकि आधा दूरी ये तय करेगा फिर इधर तय करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को क्या कहेंगे एक परिक्रमा सॉरी एक परिभ्रमण पूरा करना, ठीक है। तो यहां अगर आम रूप से तुमसे पूछा जाए, सिंपली अगर कोई पूछ ले
ये बताओ परिभ्रमण अवधि क्या है? तो 24 घंटा बोल देना मोटा मोटी। क्या बोल दोगे? 24 घंटा। पर हमको याद रखना पड़ेगा एग्जैक्ट। क्या याद रखना पड़ेगा? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। अब ये क्यों अंतर होता है, ये सब पे अभी हम लोग आएंगे। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। तो अवधि अगर पूछा जाए, कहां लिखे हैं? यहाँ 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, ठीक है। और अगर गति पूछा जाए कि बताओ ये किस गति से घूम रही है, अब ये देखो बहुत स्लोली घूम रही है, स्पीड घूम रही है, कितना गति से घूम रही है, तो इसका गति क्या है? सबसे अधिक कहां होगा? इक्वेटर पर। कहां होगा? इक्वेटर। तो रोटेशनल गति सबसे अधिक कहां है? इक्वेटर पे। और यहाँ पे रोटेशनल गति थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। कि अगर हम बाहर से, हम एक दूसरा तारा है जिससे हम देख रहे हैं पृथ्वी को, तो ये वाला पोजीशन जब मेरे सामने में आ जाएगा, इंडिया दोबारा जब मेरे सामने में आ जाएगा, हम बोलेंगे एक चक्कर पूरा हो गया। समझना, इसी को कहेंगे नक्षत्र दिवस। क्या कहेंगे? नक्षत्र दिवस। जब हम खगोलीय, किसी भी खगोलीय पिंड को जो कि हमारे सौर मंडल से बाहर का, यानी सूर्य के अलावे अगर कोई दूसरा तारा है, हम मान लो एक दूसरा तारा है, मेरा नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस। अब उतना चमक नहीं रहे हैं, पर ठीक है, डॉग स्टार मत बोल देना, साइरस है, ठीक है। अब साइरस से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो दोबारा जब हमको वही पोजीशन पॉइंट करेगा ये, तो बोलेंगे एक दिन पूरा हो गया। क्या बोलेंगे? एक दिन पूरा हो गया। और ये कितने का होगा? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। बोलोगे दूसरा तारा आप क्यों ढूंढने गए? हमारे पास भी तो एक तारा है, हमारा तारा का नाम है सूर्य। अब दिक्कत ये है कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम भी रही है। समझना, सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम भी रही है, और जब ये चक्कर पूरा करती है तो यहाँ है, हम है, तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में सूर्य लगभग स्थिर है। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में सूर्य स्थिर है। नहीं समझ में आया? सूर्य भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, पर उससे पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सूर्य क्या है? लगभग स्थिर है। तो हम मान लो हम सूर्य हम स्थिर है, और अगर पृथ्वी भी स्थिर होती, सिर्फ ये गति करती होती, तब तो नक्षत्र दिवस और सौर दिवस बराबर होता। लेकिन ऐसा है नहीं। बाहर से तुम देखोगे कोई तारा को तो उसके रेस्पेक्ट में तो स्थिर दिखेगा, लेकिन जब सूर्य से देखोगे तो ये एक दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है। समझ में आया बच्चों? यानी अभी जो मेरा सीधा यहाँ था, अब सीधा कहाँ है? यहाँ है। इस कारण से 4 मिनट का अंतर हो जाता है। कितने का अंतर हो जाता है? 4 मिनट। यानी नक्षत्र दिवस में कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम एक पृथ्वी में एक पॉइंट को देख रहे थे, मतलब इंडिया को देख रहे थे, तो सीधा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड के बाद इंडिया मेरे सामने होगा हर रोज। लेकिन जब सूर्य के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो स्टार्ट किए थे यहां से, लेकिन दिन खत्म होते होते पृथ्वी कहां पहुंच जाएगा? यहाँ। और इसके बीच में कितना डिग्री ट्रेवल कर लिए? 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना मिनट आगे बढ़ जाता है? 4 मिनट। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सोलर डे कितने का है? 24 घंटा का। क्या ये पॉइंट समझ में आया? नहीं आया तो फिर पूछो, फिर समझाएंगे, ठीक है। अब देखो बात ये कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास एक ये तारा है जो कि ब्रह्मांड में स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। इससे हम इसको देख रहे हैं, ये तो अपने जगह पे घूम रही है, ठीक है। तो हम अगर इस पॉइंट को, यानी पृथ्वी को, कहां गया पृथ्वी? इंडिया। हम अगर भारत को देख रहे हैं अभी, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड के बाद भारत यहाँ पे आ जाएगा, इसके सीधे में आ जाएगा। क्या बोलेंगे? एक दिन पूरा हो गया। क्या बोलेंगे? एक दिन पूरा हो गया। लेकिन ये है सूर्य, ठीक है, यहाँ है सूर्य, ठीक है, ये है सूर्य। अब सूर्य के रेस्पेक्ट में भी यही होता कि पृथ्वी वापस लौट कर 23 घंटे 56 मिनट में यहां तक आ जाता। लेकिन हो क्या रहा है? इस चक्कर के साथ साथ पृथ्वी में आगे खिसक रही है ना। तो सूर्य तो यहाँ है, स्थिर है, लेकिन अगले 23 घंटा के बाद पृथ्वी यहाँ पहुंच जाएगी ना। तो वापस पृथ्वी को यहाँ, इंडिया को यहाँ तक पहुंचने में 4 मिनट और लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 4 मिनट। इसीलिए नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के बीच में कितने का अंतर हो जाता है? 4 मिनट। क्यों भैया? क्योंकि एक दिन में पृथ्वी कितनी डिग्री आगे खिसक जाती है? लगभग 1 डिग्री। अब यही कारण है क्यों 1 डिग्री हुआ, क्योंकि एक सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है? 365 दिनों में। और एक पूरा गोलाई में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो लगभग बोल सकते हो कि एक साल में पूरा चक्कर लगाने में एक 360 डिग्री ये घूम लेती है। बोलोगे कि नहीं? तो प्रत्येक दिन लगभग कितना घूम लेगी? 1 डिग्री। ये एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें पॉइंट में आएगा, पर उससे कोई फर्क तुमको नहीं पड़ता है। तो प्रत्येक दिन पृथ्वी कितनी आगे खिसक जाती है? 1 डिग्री। यानी आज अगर पृथ्वी यहाँ है तो कल पृथ्वी 1 डिग्री आगे, उसके बाद 1 डिग्री आगे, उसके बाद 1 डिग्री आगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो याद रखोगे
पृथ्वी अगर यहाँ है सूर्य के रेस्पेक्ट में, कल यहाँ होगी, परसों यहाँ होगी, सूर्य तो यही है, उसके बाद यहाँ, तरसों यहाँ, छरसों यहाँ, नरसों यहाँ, परसों यहाँ, तरसों यहाँ। ठीक है, आ गया समझ में? इसी कारण से हर रोज पृथ्वी जो है वो 4 मिनट आगे बढ़ती है। तो अगर हम किसी दूसरे तारा से देखेंगे तो 23 घंटा में एक चक्कर पूरा हो जाएगा, लेकिन सूर्य से देखेंगे तो 4 मिनट आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग सौर दिवस और नक्षत्र दिवस अलग अलग पढ़ते हैं। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं परिभ्रमण गति पर। अगर परिभ्रमण गति पूछा जाए तो 1600 लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना घूमती है? 1670। ये थोड़ा बहुत अंतर करेगा, 1600 से लेकर 1670 के बीच में एग्जाम में तुमको मिल सकता है, लेकिन हम लोग मोटा मोटी एग्जैक्ट याद रखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, तो 1670 अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। हाँ, सही कर लेना कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा किस हिसाब से घूमती है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, हम लोग जनरली जो स्पीड पढ़ते हैं सबका वो किलोमीटर पर सेकेंड में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी ग्रह सबका जितना पढ़ेंगे, लेकिन किसमें ध्यान दोगे, किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में पढ़ रहे हैं यहाँ। ठीक है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 0.465। ठीक है, 0.465। ठीक है, कहां लिखे हैं? ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, तुम लोग ऐड कर लेना। ठीक है, लगभग 0.465 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 0.465 किलोमीटर प्रति सेकंड। एग्जाम में एक बार पूछ लिया कि प्रत्येक मिनट लगभग पृथ्वी कितनी घूम लेती है, यानी घंटा में भी पूछ सकता है, सेकंड में पूछ सकता है और मिनट में भी पूछ सकता है। तो लगभग 27.9 कितना है? 27.9 किलोमीटर प्रति मिनट। 27.9 किलोमीटर प्रति मिनट। तो तीनों तुम्हारा डाटा क्लियर हो गया। वाह, अभी जो हम लोग एक्चुअल स्पीड पढ़े वो किलोमीटर पर आवर में पढ़े, खाली इसी का पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर में। कितना है? 1670 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर सेकंड में बदलोगे, ये बदल भी सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे याद रखने का। ठीक है, अगर इसको सेकंड में बदलोगे किलोमीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में नहीं बोल रहे हम, मीटर प्रति सेकंड में एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमेशा पूछेगा किलोमीटर प्रति आवर में या किलोमीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति मिनट में। ये सिर्फ पृथ्वी का रोटेशन ही याद रखना है, यहीं से सवाल आता है और किसी से नहीं पूछता है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर होगा तो क्या हो जाएगा? 0.465 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर किलोमीटर प्रति मिनट पूछेगा तो 27.9 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब जो हम डाटा तुमको बताए इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट 1670 इसकी आवश्यकता नहीं है। कहीं पे मान लो 1660 दे दिया तो भी सही होगा, उसके हिसाब से देखोगे थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी हम किलोमीटर प्रति मिनट में अगर लेंगे तो 27 कुछ हमको मिलेगा, यानी 27-28 के बीच में हमको डाटा मिला तो वो मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो क्या परिभ्रमण गति समझ में आ गया? परिभ्रमण गति कितना है? 1670 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा। इसको घंटा प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 0.465 हाँ घंटा प्रति सेकंड। और अगर घंटा प्रति मिनट में बदलेंगे तो 27.9 किलोमीटर प्रति मिनट। क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया क्या? अच्छा, घंटा बोल रहे क्या? नहीं, किलोमीटर। हाँ, फिर से बोल देते हैं, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में बोलेंगे तो 0.465 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर किलोमीटर पर मिनट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 27.9 किलोमीटर पर मिनट। इसके इर्द गिर्द का जो डाटा एग्जाम में मिलेगा मार देना। और ये किलोमीटर प्रति मिनट वाला बीपीएससी पूछी है, अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था। ठीक है, शायद 68वीं या 69वीं में बीपीएससी पूछी है। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। ठीक है, अब नक्षत्र दिवस और दिवस दोनों समझ में आ गया। अब आते हैं परिक्रमा पर। परिक्रमा बताए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है इसी को क्या कहेंगे? परिक्रमा। और ये दिखाता है वार्षिक गति। क्या दिखाता है? वार्षिक गति। परिभ्रमण क्या दिखाता है? दैनिक गति। बताए एक दिन में ये पूरा हो जाता है जिसको बोलते हैं दैनिक गति। और परिक्रमा एक साल में पूरा होता है इसलिए इसको कहते हैं वार्षिक गति। और जानते हो कि इसमें कितना समय लगता है? 365 दिन। क्या एग्जैक्ट 365 दिन लगता है? नहीं, तो कितना लगता है ज्यादा? 6 घंटा। ठीक है, इसीलिए 6 चौकी 24। हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है,
जानते हो ना, जिसको लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर। अब इस चीज को अच्छे से समझ लो जो नहीं जानते हो, कि एक्चुअल में एक चक्र पूरा करने में सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी को जो समय लगता है वह है 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। अब ये 6 घंटा हम लोग थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, चलो ठीक है 4 साल में एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन पृथ्वी तो 6 घंटा हर बार घूमने में लगा ही रही है, तो 4 साल में हम लोग जोड़ देते हैं, 6 घंटा को 4 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 24 घंटा। और एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। इसीलिए हर 4 साल में फरवरी के महीना में एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो हर 4 साल के बाद डाटा बराबर हो जाता है, ठीक है। इसलिए फरवरी में लीप ईयर में होता है 29 दिन। क्या ये चीज समझ में आया? क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के परितः घूमने में 365 दिन नहीं लगता है, 365 दिन 6 घंटा लगता है, लेकिन हम हर साल छोड़ देते हैं इस 6 घंटे को, 4 साल में एक बार जोड़ देते हैं 24 घंटा, और बोलते हैं कि फरवरी में एक दिन बढ़ गया इस बार, और इसी कहते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर होने का वजह क्या है? समझ में आ गया? यही 6 घंटा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि परिक्रमण अवधि क्या है, तो क्या है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। और अगर परिक्रमण गति पूछा जाए, मतलब सूर्य के परितः किस गति से पृथ्वी घूम रही है, तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के, सॉरी प्रति सेकंड के हिसाब से, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ध्यान देना, ये 28 से 30 के बीच में आंसर रहेगा। एनसीईआरटी में इसका 29 पॉइंट कुछ करके डाटा दिया हुआ है, 28 से 30 के बीच में अगर ऑप्शन रहे तो सही रहेगा। एग्जाम में बहुत सारे डाटा आए हैं, कभी 28.5 दे देगा, कभी 29 दे देगा, कभी 30 दे देगा, जो डाटा रहेगा सही रहेगा। तो हम लोग मोटा मोटी इसको ऑन एन एवरेज भी लिख लेंगे और एग्जैक्ट डाटा भी लिख लेंगे। 28 से 30 के बीच में कितना है? ठीक है, 28। ऐसे तो इसका एग्जैक्ट जो डाटा है वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। क्या है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग डाटा तुमको मिल जाएगा। रेंज क्या मिलेगा? 28 से 30। एग्जाम में जो सवाल आए हैं, कई जगह तुमको 28.5 दे देगा, कई जगह 30 दे देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, वो वही डाटा है, 28 से 30 के बीच में मिलेगा। और ऑन एन एवरेज हम लोग कितना मान के चलते हैं? 29.8, इसीलिए ये 30 भी कहलाता है, ठीक है। तो कभी ये 29 से कम भी होता है। जानते हो कि जब सूर्य के पास आएगी पृथ्वी तो गति बढ़ेगा कि घट जाएगा? हाँ, सूर्य के पास आएगा पृथ्वी का जो गति है वो बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों घटेगा? हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य के सबसे करीब होगी पृथ्वी, और एक समय ऐसा आ जाएगा जो सबसे दूर होगी। तो गति कब कम होगा, कब ज्यादा होगा? पृथ्वी के पास आने पर गति कम होगा कि ज्यादा होगा? हाँ, हम रोटेशनल गति का बात नहीं कर रहे हैं, रिवॉल्यूशनल गति का बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के पास आने पर, सॉरी सूर्य के पास आने पर पृथ्वी का रिवॉल्यूशन गति जो है ये वाला, ये बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हाँ, उसके तुमको ऐसा लग रहा है कि सूर्य के ग्रेविटी के कारण उसका कम हो जाएगा। नहीं, ग्रेविटी के कारण, यही तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट को भी छोड़ने में, वहां से एक बूस्ट मिलता है उसको, इसीलिए वहां पे ज्यादा गति से गुजरती है, ठीक है। तो याद रखोगे, ज्यादा गति से गुजरेगी और दूर जाने के बाद स्लो हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो स्पीड है ये वेरी करते रहता है। ऑन एन एवरेज हम लोग 29 किलोमीटर मान के चलते हैं। कितना मानते हैं? 29 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो याद रखना, अगर पृथ्वी का रिवॉल्यूशन गति अगर पूछे, रिवॉल्यूशन स्पीड अगर पूछे, तो 29 किलोमीटर पर सेकंड। क्या याद रखेंगे? मोटा मोटी 29 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर ये रोटेशनल गति पूछे तो कितना याद रखेंगे? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों चीज अच्छे से याद रखना। क्या ये दोनों डाटा क्लियर हुआ? देखो, ये फैक्ट्स है, याद रखना ही पड़ेगा, और इससे तो काफी बार सवाल आया है एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए अच्छे से याद रखना, ठीक है। बढ़ जाए आगे। चलो, अब अगला है पृथ्वी के परिक्रमण यानी रोटेशन से होने वाला घटना, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, हम लोग बहुत तरह का चीज फील कर रहे हैं, दिन और रात होना फील कर रहे हैं, सीजन का बदलना फील कर रहे हैं, ठंडा गर्मी आ रहा है, कभी देख रहे हैं दिन छोटा हो रहा है, कभी देखते हैं रात छोटा हो रहा है। काई भैया ये सब क्यों हो रहा है? ये सब का वजह क्या है? ये सब का एक ही वजह है, पृथ्वी का पोजीशन और पृथ्वी का गति। पृथ्वी का पोजीशन और पृथ्वी का गति। अगर तुमसे पूछा जाए, जैसे कि अभी हम बताए थे, ठीक है,
ठीक है, अभी जैसे बताए थे, जैसे मान लो ये है मेरा सूर्य, ये ठीक है, इस बार लाइट ऑफ करोगे तब दिखेगा, लाइट ऑफ करो तब दिखेगा, लाइट ऑफ करो ना एक बार तब दिखेगा। हाँ देखो इधर दिन है, इधर दिन है ना, ठीक है, अभी इंडिया में दिन है, तुम मेरे यहाँ रात कर दिया, ठीक है, इंडिया में दो, इंडिया में अभी दिन है तो दूसरे साइड क्या होगा, रात। अभी क्वेश्चन पूछेंगे इससे, बंद करो ना, लाइट बंद करो पूरा, ठीक है, इंडिया में अगर अभी दिन है, ठीक है, तो दूसरे साइड क्या होगा, रात। अब देखो सूर्य जो है, सूर्य एक जगह हमको हमेशा स्थिर फील नहीं होगा, सूर्य हमको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और फिर नीचे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, अभी अलग अलग देखोगे। अब अभी से जितना भी चीज हम लोग देखेंगे इसमें यही देखेंगे कि कौन किसके वजह से हो रहा है, समझना इस चीज को। जैसे अभी हम बोल रहे थे, यहां पर हम रोशनी किए, यहां पर अगर हम सूर्य को रखे तो दूसरा साइड क्या हो गया, अंधेरा, दूसरा साइड क्या हो गया, अंधेरा। तो अगर तुमसे पूछे कि किसके वजह से हो रहा है अंधेरा, बोलोगे रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। क्यों भैया, क्योंकि अभी यहाँ अगर सूर्य है, सूर्य तो एक तरफ से फिक्स लग रहा है, तो अगर यहाँ सूर्य है तो इधर दिन होगा और इधर रात होगा। इसी वजह से अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले, अभी देखने में तो बड़ा हल्का लगा ये बच्चा वाला चीज है, अब बड़ा वाला एग्जाम में सवाल पूछेगा, बताओ दिन और रात के होने का वजह क्या है, रोटेशन रिवॉल्यूशन, रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों, आंसर क्या होगा, रोटेशन, ठीक है। ये रोटेशन के लिए दिन और रात हो रहा है, नहीं तब अगर रोटेट नहीं करते, समझना, तो हमेशा एक साइड में दिन होता और एक साइड में रात होता। लेकिन सूर्य रोटेट, सॉरी पृथ्वी रोटेट कर रही है, इस कारण से अगर यहाँ अभी दिन है तो कुछ समय बाद यहाँ दिन, इस वाले हिस्से में दिन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, रात। इसीलिए अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के परिक्रमण यानी रोटेशन से होने वाला घटना, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, दिन व रात का होना, दिन व रात का होना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग चर्चा करें कि बताओ दिन और रात तो हो रहा है, पर हम लोग दिन और रात के अवधि में छोटा और बड़ा महसूस करते हैं ना। अगर मान लो कि सूर्य एकदम, सॉरी पृथ्वी एकदम सीधी होती, पृथ्वी एकदम सीधी होती, जैसे मान लो ये है पृथ्वी, तो यहाँ पे दिन हो रहा है और उधर क्या हो रहा है, रात, और दूसरे समय में क्या होता है, इधर दिन और इधर रात। पर ऐसा तो हो नहीं रहा है, दिन देखते हो कभी कभी बड़ा हो जा रहा है, फिर दिन छोटा हो जा रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये अक्ष पे झुका होना। क्या है, अक्ष पे झुका होना। इसी के वजह से दिन और रात के अवधि में क्या हो रहा है, परिवर्तन, दिन और रात की अवधि में क्या हो रहा है, परिवर्तन, ठीक है। तो याद रखोगे, अक्ष पे झुका होने के कारण ही दिन और रात के अवधि में अंतर आता है, ठीक है। तो अक्ष पे झुका होने के कारण क्या होता है, दिन व रात, रात के अवधि में अंतर, ठीक है, अवधि में अंतर। क्या ये समझ में आया। और बताओ और क्या होता है, रोटेशन की वजह से दिन और रात तो हो गया, और क्या होता है, और क्या होता है बताओ। हाँ, ज्वार और भाटा उठना, ठीक है, ज्वार और भाटा। अभी आगे चल के एक टॉपिक है ज्वार और भाटा, वहां हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ज्वार और भाटा में दो ऐसा बॉडी है जो कि अपना असर डालता है, एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन ज्वार और भाटा आ क्यों रहा है, कभी यहां ज्वार आता है, कभी कहीं और आता है, वो भी किसके वजह से, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से। समझ रहे हैं चीज, हम हैं सूर्य, हम लगा रहे हैं ग्रेविटी, क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटी। तो सूर्य का ग्रेविटी तो ज्वार भाटा में कम असर डालता है, ज्यादा असर किसका डालता है, चांद का। तो अब हम बदल गए, अब सूर्य नहीं है, अब हमें चांद, ठीक है, याद रखना। अब मेरा पोजीशन चेंज हो गया, हम है चांद। अभी अगर यहाँ पे पृथ्वी और चांद के बीच में देखोगे, अगर यहाँ पे है तो क्या यहाँ पर ज्वार भाटा जमीन पे उठेगा क्या, अगर जमीन पे ज्वार भाटा उठेगा तो तुम ऊपर चले जाओगे फिर नीचे आओगे। तो इतना प्रॉपर्टी नहीं है चांद के पास, इतना ग्रेविटी नहीं है। लेकिन जब पानी वाला हिस्सा देखोगे तो पानी वाला हिस्सा को ये क्या करता है, खींच लेता है, और फिर ये क्या करता है, छोड़ देता है। यही खींचने और छोड़ने के क्रम में ये जो एक तरफ आगे आता है फिर पीछे जाता है, ये घूमने की वजह से भी होता है, ठीक है। तो याद रखोगे, ज्वार और भाटा उठने में भी कौन काम आता है, पृथ्वी का रोटेशन। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ज्वार और भाटा, ठीक है, ज्वार और भाटा, ठीक है। तो पृथ्वी के रोटेशन से अभी क्या क्या पढ़े हम लोग, दिन और रात, जो कि अति महत्वपूर्ण है। दो एग्जाम में सवाल आता है, दिन और रात का होना और सीजन का होना। ये दो तो एकदम अच्छे से याद कर ही लो और सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिन और रात रोटेशन की वजह से, और सीजन का चेंज होना रिवॉल्यूशन की वजह से। अभी आते हैं उस पर तब बताएंगे, ठीक है। तो दिन और रात किसकी वजह से हो गया, रोटेशन।
ज्वार भाटा किसके वजह से हो गया? रोटेशन। इसके बाद है कोरियोलिस बल। अब यहाँ पे फिर एक नया टर्म आ गया, जो नहीं पढ़े हो उसका दिमाग थोड़ा खराब हो रहा होगा, आगे चल के पढ़ोगे ये सब। कोरियोलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल। अभी हवा महसूस करते हो, हवा हमेशा चल रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है? चल के कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। हवा यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, ठीक है, क्या हो रही है? चल रही है। कौन चला रहा है? ठीक है, कौन चला रहा है? कोरियोलिस बल। कौन चला रहा है? कोरियोलिस बल। और ये कोरियोलिस बल उत्पन्न किसके वजह से हो रहा है? ये रोटेशन की वजह से। किसके वजह से? रोटेशन की वजह से। समझ में आया? इसलिए हवाएं भी घूम रही है। समझ में आया? तो कोरियोलिस बल के उत्पत्ति का कारण भी क्या है? रोटेशन। कौन है? रोटेशन। कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस, कोरियोलिस, ठीक है, कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल समझ में आया क्या है? कोरियोलिस ने सबसे पहले इसको समझाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिए हैं कोरियोलिस बल। क्या रख दिए हैं? कोरियोलिस बल। वह बल है जो कि हवाओं को गति प्रदान करता है, हवाओं का दिशा बदलता है, इसी को कहते हैं कोरियोलिस बल। और इस कोरियोलिस बल के उत्पत्ति का कारण क्या है? रोटेशन, पृथ्वी का रोटेशन। जो पृथ्वी अपने एक्स पे घूम रही है, इसी की वजह से ये गति पैदा हो रहा है, ये बल पैदा हो रहा है जो कि हवा को घुमा रहा है। क्योंकि हवा तो पृथ्वी से दूर है, पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोरियोलिस बल की वजह से ये क्या है? अटैच्ड है, ठीक है। और यही कारण है, कोरियोलिस बल का उत्पत्ति का कारण क्या है? रोटेशन। क्या है? रोटेशन। तो तीन पढ़ा, दिन और रात का होना, ज्वार भाटा का आना और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति। इसका कारण क्या है? रोटेशन। एक और है समीर। समीर जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, मेरे क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का का नाम है समीर ना जी। समीर क्या होता है? हवा, ठीक है। हाँ, अरे ये हवा का पर्यायवाची है ये सब, पवन, हवा, समीर, ठीक है। लेकिन समीर जब सुनता होगा तो बड़ा अच्छा लगता होगा सुन के। हवा जो एकदम छू के बढ़िया से निकल जाता है, उसी को समीर कहते हैं ना जी, ठीक है। समीर आगे चल के पढ़ोगे, अभी ये सब अलग अलग टॉपिक है। समीर जब हम लोग पढ़ेंगे, ये गपशप, समीर जब पढ़ेंगे तो दो तरह का समीर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं? ब्रिज, ठीक है। ब्रिज पुल वाला नहीं, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज, ठीक है। तो एक को बोलते हैं लैंड ब्रिज और एक को बोलते हैं सी ब्रिज। यानी हिंदी में इसको बोलेंगे स्थलीय समीर और दूसरा समुद्री समीर, समुद्री समीर, ठीक है। स्थलीय समीर और समुद्री समीर, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे ये सब। तो समीर के उत्पत्ति में जानते हो कि समीर क्या हुआ? जब एक बार हवा समुद्र से पृथ्वी की तरफ बहेगी तो इसको कहेंगे समुद्री समीर। क्या कहेंगे? समुद्री समीर। और जब हवा पृथ्वी से समुद्र की तरफ बहेगी तो इसको क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। अब इसका जो मेन वजह है वो है हवा का गर्म होकर ऊपर उठना। क्या मेन वजह है? हवा का गर्म होकर ऊपर उठना। ये गर्म होकर ऊपर उठ गया और हवा नीचे वाला जो ठंडा है वो घुस जाएगा, लेकिन इसको गति प्रदान करने में एक और बल का मदद करता है। वो कौन है? रोटेशन। कौन है? रोटेशन। मेन रीजन नहीं है, पर इसका भी उस पर असर पड़ता है। तो तीन हो गया मेन। कौन कौन हो गया? दिन और रात, ज्वार भाटा और कोरियोलिस बल। ज्वार भाटा भी मेन उत्पत्ति किसके वजह से हो रहा है? चांद और सूर्य के ग्रेविटी के कारण। लेकिन इसमें असर कौन डाल रहा है? रोटेशन। कौन डाल रहा है? रोटेशन। वैसा ही समीर का उत्पत्ति होना किसका कारण क्या है? गर्म हवा का ऊपर उठना। समीर उत्पत्ति के कारण क्या है? गर्म हवा का ऊपर उठना। लेकिन इस पे असर कौन डाल रहा है? इसके दिशा पर असर कौन डाल रहा है? रोटेशन, ठीक है। तो समीर का उत्पन्न होना, समीर का उत्पन्न होना, ठीक है। ये समीर अभी बताए कितने तरह के समीर है? दो तरह का। कौन कौन सा? सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ठीक है, यानी स्थलीय समीर और समुद्री समीर। आगे चल के ये सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्या रोटेशन के वजह से क्या क्या होता है ये समझ में आ गया? इसमें से सब भूल जाओ, कोई बात नहीं है, ये दो को बहुत अच्छे से याद रखना, दिन और रात का होना और कोरियोलिस बल। इसमें भी अति महत्वपूर्ण है दिन और रात का होना। ये तो 100% याद होनी चाहिए तुमको, ठीक है। और अगर परिक्रमण के वजह से यानी रोटेशन के वजह से पूछा जाए, ये हो जाएगा सीजन का बदलाव होना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी पर डिपेंड करेगा, जब हम लोग जानेंगे कि गर्मी अधिक पृथ्वी महसूस करेगी, पृथ्वी सूर्य से गर्मी मिल रहा है पृथ्वी को, तो जब अधिक गर्मी महसूस होगा तो यहाँ पे गर्मी सीजन आ जाएगा। और जब कम गर्मी क्या बोलते हो कम गर्मी मिलेगा सूर्य से, तो इसको क्या बोलेंगे? ठंडी सीजन। और ये जानते हो कि ठंडी और गर्मी सीजन होने का जो रीजन है
वो है सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी। क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी। इसीलिए याद रखोगे कि रोटेशन के वजह से दिन और रात हुआ, लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज हुआ, यानी ऋतु परिवर्तन। क्या है? ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो याद रखना दिन और रात होने का कारण क्या है? रोटेशन। दिन और रात होने का कारण क्या है? रोटेशन। और ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है? रिवॉल्यूशन। ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है? रिवॉल्यूशन। एक और होता है कि 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात, ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात, ये भी किसके वजह से होता है? रिवॉल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से? रिवॉल्यूशन। तो याद रखोगे ध्रुवों पर 6 माह का दिन व रात। ठीक है, दिन व रात मतलब 6 महीना का दिन होगा और 6 महीना का रात होगा। अपने अक्ष पे झुकाव होने के कारण दिन और रात के अवधि में क्या होता है? अंतर। इसी के वजह से तुम देखते हो कि झुकाव की वजह से ही तुम देखता होगा सीजन में भी हटक से कोई चीज नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा होता है। देखे हो ना कि ठंडी आया तो ठंडी धीरे धीरे आया, फिर ठंडी कहीं ज्यादा कहीं कम है। ये किसके वजह से भी होता है? झुकाव की वजह से। लेकिन ज्यादातर सवाल ये सबसे पूछा नहीं जाता है। दिन और रात के अवधि में अंतर किसकी वजह से? झुकाव की वजह से। दिन और रात का होना किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से? रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, कोरियोलिस बल किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। ठीक है, ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीना रात किसकी वजह से? रिवॉल्यूशन की वजह से। क्या इतना सा याद हुआ? अब है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी हमको गोल दिख रही है, तो आकार कैसा होगा? गोलाकार, है ना। लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी ऐसे है नहीं। ठीक है, एक्चुअल में पृथ्वी ऐसा है नहीं। कहीं समुद्र बहुत गहरा है, कहीं पहाड़ पर्वत ऊंचा है ना, ऐसा करके निकला हुआ है। ठीक है, इस जैसे तुम्हारा मुंह है वैसा ही पृथ्वी भी है। अगर बोलेगा कि इसका मुंह कैसा, बोलेगा गोल। और अगर पीके आया बोलेगा गोल। हमारे यहाँ तो गोल कुछ और होता है, ये कहा है, ये कहा है। ठीक है, तो गोल कह देते हैं, पर इस गोल पर यहाँ फटोर है, यहाँ गड्ढा है, ये उठा हुआ पर्वत है, नजर आ रहा है ना। तो गोल है नहीं, पर दूर से देखने पे ये लगता है गोला, लेकिन एक्चुअल में ये गोल नहीं है। ठीक वैसे ही पृथ्वी पर कहीं पर्वत है, कहीं गड्ढा है, कहीं समतल है, तो इस वजह से पृथ्वी का जो एक्चुअल शेप है वो है ऐसा। ठीक है, कैसा शेप है? ऐसा। और इसको एक खास नाम दिया गया, ज्योइड। क्या नाम दिया गया? ज्योइड। ठीक है, क्या नाम दिया गया? ज्योइड। ठीक है, हाँ जी, अरे क्या लिख रहे हैं? GEOID, यही ना है जी, ज्योइड। ठीक है, क्या नाम है? सॉरी, क्या शेप है? ज्योइड। क्या शेप है? ज्योइड। समझ में आया? ये एक्चुअल गोल नहीं है पूरा, ये गड्ढा ढुकची है इसमें, इसीलिए इसको नाम दिया गया, नया नाम। क्या नाम दिया गया? ज्योइड, जिसका अर्थ ही हुआ पृथ्वी जैसा। क्या हुआ? पृथ्वी जैसा। ठीक है, जियो से मतलब हो गया पृथ्वी। ठीक है, तो याद रखोगे क्या नाम दिया गया इसको? ज्योइड। ठीक है, चलो। पृथ्वी पर है क्या है? जल और स्थल। कितना जल है, कितना स्थल है? हाँ, यही पढ़ने में तुम लोगों को मजा आएगा। ठीक है, ये बचपन से क्लास दूसरा से ही पढ़ता आ रहा है, दूसरा का बच्चा भी जानता है कि पृथ्वी पर जल जो है वो है 71% और स्थल जो है वो है 29%। और ये पढ़ के गर्वान्वित महसूस करेगा, अरे भैया कुछ सीख लिए। चलो, क्या यहाँ तक कोई डाटा में दिक्कत नहीं? अब आते हैं आगे। प्रमुख शब्दावली में देखोगे, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग में बांटता है। तो सूर्य का यहाँ तक का रोशनी आएगा और इधर लगभग क्या हो जाएगा? अंधेरा। यह कोई रेखा खींचा हुआ नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक रेखा है जो कि सूर्य को दो भागों में बांट रहा है। यहाँ तक रोशनी आ रहा है और इसके बाद रोशनी नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं एक काल्पनिक रेखा जो सूर्य को दो भागों में बांटता है। इसको बोलते हैं प्रकाश चक्र। क्या बोलते हैं? हाँ, पृथ्वी को हम किसको बोलते हैं? सूर्य को नहीं, पृथ्वी को। एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, प्रकाशमान भाग और अप्रकाशित भाग। अगर सूर्य के पास ये वाला हिस्सा है तो इधर पूरा प्रकाश होगा, रोशनी होगा, और इधर क्या होगा? अंधेरा होगा। हम लोग मोटा मोटी एक लाइन उसको खींचते हैं अपने दिमाग में। ये एक तरह का क्या बोल सकते हो? काल्पनिक लाइन है। इसको बोलते हैं प्रकाश चक्र या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यह वह सर्किल है जो एक साइड हमको रोशनी नजर आता है और एक साइड अंधेरा नजर आता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। अभी तुरंत बताए थे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं?
उपसौर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी को उपसौर या प्रीहिलियन कहते हैं। और ये जो है इस समय जो डिस्टेंस रहता है वो 14.71 करोड़ किलोमीटर। कितना रहता है? 14.71 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, ये साल में कब नजर आएगा? अगर ये तुमसे पूछा जाए बताओ उपसौर की स्थिति कब आएगी नजर, तो ये जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है उसमें हमारे यहाँ जनवरी महीना चलता है। कौन सा महीना? जनवरी। 3 या 4 जनवरी। क्या होगा? 3 या 4 जनवरी। ठीक है, तो याद रखोगे ये जो समय होगा ये होगा 3 जनवरी या 4 जनवरी। मोटा मोटी हम लोग जो पहले से याद रखते हैं वो है 3 जनवरी। क्या है? 3 जनवरी। तो उपसौर का समय कब होता है? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। याद रखना हमारा साल जो है इस साल के किस महीने में सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होता है? तो जनवरी महीने में। कौन सा तारीख है वो? 3 तारीख, जो सबसे न्यूनतम होगा। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे जुलाई में। कब पहुंच जाएंगे? जुलाई में। और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी हो जाएगा। तो याद रखोगे सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। अंग्रेजी में एपिहिलियन। क्या कहते हैं? एपिहिलियन। और इस दिन को मतलब जिस दिन ये होता है वो है 4 जुलाई। कौन सा है? 4 जुलाई। अब ये डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आता है। अगर किसी को ये याद नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा पक्का। तो याद रखना उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी किस तारीख को? 3 जनवरी को। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी किस तारीख को? 4 जुलाई को। याद हो गया यहाँ तक? चलो अब हाँ जाओ। अब अगला है एक काल्पनिक रेखा जो उपसौर और अपसौर की स्थिति को मिलाता हो। इसको समझना, यह भी एक काल्पनिक रेखा है। जैसे मान लो ये हम पूरा एक पृथ्वी का ऑर्बिट बनाए। यहाँ है सूर्य, ठीक है, यहाँ है सूर्य और ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। जब पृथ्वी यहां होगी, अच्छा दोनों एक साथ हो सकती है क्या? ऑब्वियसली नहीं। साल में एक बार अपसौर आएगा और सॉरी उपसौर आएगा और एक बार अपसौर आएगा, तो दोनों पोजीशन तो एक साथ हो नहीं सकता है। पर हम मोटा मोटी मानते हैं एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। अच्छा जनवरी में यहाँ आया था, इस समय में सबसे अधिक दूरी था, सबसे कम दूरी था। अब घूमकर सूर्य सॉरी पृथ्वी यहाँ पहुंच गई और इस समय में सबसे अधिक दूरी है। अब हम दोनों को फिक्स कर दिया अपने दिमाग में ही, एक्चुअल में फिक्स नहीं होगा, हम दिमाग में फिक्स कर दिया। और बीच में मेरा मुंडा सूर्य है, तो यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींच दिया। इसी लाइन को क्या कहेंगे? एप्साइड रेखा। क्या बोलेंगे? एप्साइड लाइन। क्या बोलेंगे? एप्साइड लाइन। टर्मिनोलॉजी सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहुत हल्का हल्का, बस सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखना है। तो एक काल्पनिक रेखा, ये है पृथ्वी का वो पोजीशन जब हमसे सबसे ज्यादा दूर पे है। मेरा मुंडा सूर्य है, यह है पृथ्वी का वो पोजीशन जब सबसे करीब है। तो यहां से एक लाइन खींचोगे, मेरा मुंडा में धसा दोगे और यहां तक पहुंच जाओगे, एक सीधी रेखा को खींच दोगे। इसी को क्या बोलेंगे? एप्साइड लाइन। तो उपसौर तथा अपसौर की पोजीशन को मिलाने वाला रेखा जो कि सूर्य के बीचों बीच गुजरेगी, गुजरा ना, यहां से यहाँ उपसौर की स्थिति थी, यहां से घुसाया मेरा मुंडा में, इधर निकाल दिया और यहाँ पहुंचा दिया। ये पूरी तरह से काल्पनिक रेखा है। क्या संभव है तो मेरा मुंडा छेद कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से काल्पनिक रेखा है, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन एक साथ कभी आएगा नहीं, पर हम लोग पेपर पे तो बना सकते हैं। तो इस रेखा को ध्यान दो, इस पूरे को अगर हम मिला दें, इस रेखा को क्या कहेंगे? एप्साइड लाइन। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, एप्साइड लाइन, ठीक है, एप्साइड लाइन। अब सोचो कितना हल्का चीज है, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो बच्चा जानता नहीं है तो कर नहीं पाएगा। क्या एप्साइड रेखा समझ में आ गया? क्या हुआ? एप्साइड रेखा समझ में आया? सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखना है, समझ में आ ही चुका है कि जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर पृथ्वी होगी और जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगी, हम दोनों को लॉक कर देंगे, ठीक है, अपने दिमाग में लॉक कर देंगे। ये था अधिकतम दूरी 4 जुलाई का और यह न्यूनतम दूरी 3 जनवरी का। दोनों के पोजीशन को क्या किया? लॉक कर दिए। और यहां से अब स्केल रख के एक लाइन खींचे, तो मेरे मुंडा से यानी सूर्य के बीचों बीच होते हुए एक लाइन खींचा जाएगा। इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? एप्साइड रेखा। क्या कहेंगे? एप्साइड रेखा। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, एप्साइड रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो क्या होगा? क्या होगा? एप्साइड रेखा की लंबाई
दोनों को मोटा मोटी जोड़ देना, ठीक है। यानी 15.21 और इधर 14.71, दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग तुम दूरी तक पहुंच जाओगे, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, ठीक है, अब क्लियर है, दिख रहा है। चलो इसके बाद क्या है, वर्ष का वह समय जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो दिन व रात बराबर होगा। अब यस है, एक समय ऐसा आएगा, अभी हम 3 पोजीशन बताए थे ना, 3 पोजीशन। ये देखो, ये है इक्वेटर, अभी कहाँ है सूर्य, इक्वेटर पर। अब इससे फिर एक समय आता है धीरे धीरे कहां जाता है, कर्क रेखा पर। तो सूर्य का मूवमेंट अगर पूछा जाए पृथ्वी में महसूस किया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। अच्छा, बहुतों को कर्क रेखा और मकर रेखा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये दिखा पृथ्वी, ये है इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर। उत्तरी गोलार्ध में 23.5, कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, इसको कहते हैं कर्क रेखा, क्या कहते हैं, कर्क। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मकर रेखा। ये तीनों याद रखना, हम आगे चल के डिटेल से सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये है इक्वेटर, क्या है ये, इक्वेटर। अब कहां जा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अभी हम कर्क रेखा पर पहुंच गए हैं। जब यही सूर्य यहां तक पहुंचेगी, इसी को कहेंगे सूर्य का उत्तरायण होना, क्या कहेंगे, सूर्य का उत्तरायण होना। अब यहाँ के बाद फिर ये नीचे चला जाएगा, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणायन होना। इसीलिए सूर्य तुमको एक बार ऐसे पूर्व में उगता हुआ तो नजर आता है, लेकिन एक बार तुमको दक्षिण की तरफ से उगता हुआ नजर आएगा और फिर घूमते घूमते किधर जाएगा, उत्तर की तरफ। कभी देखो सूर्योदय, उठोगे कभी सुबह तब ना देखोगे जी। तुम लोग तो 8 बजे किसी तरह सो के उठता होगा, धड़पड़ करके यहाँ आता होगा, कितना ऐसा होगा जो बिना मुंह धोए आता होगा, ठीक है, आता ब्रश करके, ठीक है, आते हो तो अच्छी बात है। कुछ ऐसा बच्चा होगा जो बिना ब्रश किए आता होगा, कुछ तो अभी तक सो ही रहा होगा, 9 बजे उठता होगा, ठीक है। खैर वो सब बच्चा सोया ही रहेगा, टेंशन ना लेना है, ठीक है। तो सुबह जब उठोगे तो सूर्योदय देखना, ये है पूर्व दिशा, तो तुमको कभी इस साइड से सूर्योदय होता हुआ नजर आएगा और कभी इस साइड से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक बार हुआ दक्षिणायन और एक बार हुआ उत्तरायण। यही होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का जो गति दिखता है हमको, यही उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाता है। तो जब ये एकदम हूबहू इक्वेटर के ऊपर होगा, तब दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। और इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं इसको नाम, जब दिन और रात बराबर होता है इसको क्या दे देते हैं, बोलो, क्या बोलते हैं, विषुव, यानी इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, इक्विनॉक्स, ठीक है। इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। और हिंदी बोलते हैं विषुव, क्या बोलते हैं, विषुव, ठीक है। अब देखो, इस टॉपिक का नाम ही हम दिया है शब्दावली, इसलिए यहाँ पे सारे प्रमुख शब्द जो है वो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। और इसी सबसे डायरेक्ट सवाल आता है। सवाल कैसे आएगा कि जब सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सीधे लंबवत होगी तो उसको क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स। क्या कहेंगे इसको, इक्विनॉक्स। और ऐसा 2 बार होगा साल में, कितने बार होगा, 2 बार। एक बार को कहेंगे वसंत विषुव यानी वर्नल इक्विनॉक्स, और एक को कहेंगे शरद विषुव यानी ऑटोनोमल इक्विनॉक्स। यानी साल में कितने बार लंबवत होगी इक्वेटर पर, 2 बार। एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को। तो 21 मार्च वाला क्या कहलाएगा, वसंत विषुव, क्या कहलाएगा, वसंत विषुव। और शरद विषुव कब होगा, 23 सितंबर। क्या ये याद रहा, 4 डेट इसका भी आएगा और चारों तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। 2 ऐसा दिन, ध्यान से 2 ऐसा दिन जब दिन और रात हूबहू बराबर होगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। ऐसे साल भर ये बराबर नहीं होता है। तुम जानते हो कि रात कभी बड़ा होगा फिर रात कभी छोटा होगा। जब रात छोटा होगा तो दिन बड़ा हो जाएगा और रात बड़ा होगा, रात बड़ा होगा तो दिन छोटा हो जाएगा। ये हमेशा चलते रहता है। लेकिन साल में 2 दिन ऐसा होगा जब पूरे तरीके से दिन और रात बराबर होगा। अब समझना धीरे धीरे, जो अभी तक कहानी समझो उसको समझ में आएगा, ठीक है। अभी सूर्य है इक्वेटर पर, कब है, इक्वेटर पर, और ये दिन है 21 मार्च का। कौन सा दिन है, 21 मार्च। अभी क्या हो रहा है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। अब सूर्य जा रहा है ऊपर, सूर्य जा रहा है ऊपर। 21 मार्च के बाद आएगा 21 जून, क्या आएगा, 21 जून। एकदम अच्छे से देखते जाना यहाँ। 21 जून को सूर्य जो है वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर होगी। किसके ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन। तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर हुआ।
अब दिन का अवधि बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया? दिन का अवधि बढ़ना शुरू हुआ। इक्वेटर पे दिन और रात बराबर था, दिन का अवधि उत्तरी गोलार्ध में बढ़ना शुरू हुआ और अब आ गया 21 जून का समय। 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा के ऊपर है। अगर पृथ्वी में अर्थ का इंडिया का पोजीशन देखोगे तो इंडिया पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा के हूबहू ऊपर है। अब हो गया उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। इसलिए अगर तुमसे कभी पूछे कि बताओ हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। अब हो गया 21 जून का कहानी। अब फिर से वापस सूर्य का जो दिशा है वो नीचे नजर आएगा, नीचे नजर आएगा। अब दिन धीरे धीरे छोटा होना शुरू होगा। अभी सबसे बड़ा हो चुका था, छोटा होना शुरू होगा। वापस आ गया 23 सितंबर। क्या आ गया? 23 सितंबर। तो फिर से दिन और रात बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी दिन और रात बराबर है, ठीक है। अब दिन का अवधि बड़ा होना शुरू हुआ। अब पहुंच गए 21 तारीख को, 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो गया। अब दिन का अवधि घटने लगेगा, घटते 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 वापस आ गए 23 सितंबर को। कब आ गए? 23 सितंबर। और दिन और रात उस दिन फिर क्या हो गया? बराबर हो गया। अब समझना, अब सूर्य इधर जा रही है, जा रहा है, किधर जा रहा है? इस साइड। अब जब इस साइड जाएगा तो तुम्हारे यहाँ रात बड़ा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रात बड़ा होने लगेगा। और ये जाते 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा मकर रेखा पर। और मकर रेखा जब पहुंचेगा तब हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा रात होगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा रात। और इस गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन। अब फिर से दिन यहाँ का छोटा होना शुरू होगा और तुम्हारा रात छोटा होना शुरू होगा और वापस धीरे 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 पहुंच गया 21 मार्च को। और 21 मार्च को फिर से दिन और रात बराबर हो जाएगा। क्या ये पूरा गति समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार हम क्लोजली इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लेना क्लोजली। अभी है 21 मार्च। कब है? 21 मार्च। दिन और रात बराबर। अब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अब बढ़ रहा है, घट रहा है? तो 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन का अवधि बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच गए 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। कितना बड़ा दिन हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन। इसके बाद वापस सूर्य नीचे उतरने लगेगा तो दिन छोटा होगा, कब बड़ा होगा? दिन छोटा होना शुरू होगा। और वापस आ गए यहाँ 23 सितंबर। कब पहुंच गए? 23 सितंबर। अब दिन और रात क्या हो गया? फिर से बराबर। अब सूर्य नीचे जा रहा है, नीचे जा जाते यहाँ पहुंच गया। ये पहुंच गया कब? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ कि नहीं हुआ? उत्तरी, अगर यहाँ सबसे बड़ा दिन हुआ तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात हो जाएगा। अब ये वापस यहाँ से आना शुरू हुआ और फिर 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाएगा। यही है साल का 4 क्रम सूर्य का और इसी चारों को याद रखने हैं। इसमें 2 बार ऐसा हुआ जब दिन और रात बराबर हो गया। इसी दोनों को कहेंगे, क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स। क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स। क्या समझ में आ गया पूरा बात? और ये होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद अब एक एक करके देखते जाओ। सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रांति। क्या कहते हैं इसको? संक्रांति। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, ठीक है, संक्रांति, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं इसको? संक्रांति, ठीक है, संक्रांति। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, सोलिस्टिस। क्या कहते हैं? सोलिस्टिस। हिंदी में संक्रांति और अंग्रेजी में सोलिस्टिस, ठीक है, सोलिस्टिस, ठीक है, सोलिस्टिस, ठीक है, सोलिस्टिस। अंग्रेजी में सोलिस्टिस और हिंदी में संक्रांति। अब जब कर्क रेखा पर लंबवत होगी इसको कहेंगे कर्क संक्रांति। क्या कहेंगे इसको? कर्क संक्रांति, ठीक है, कर्क संक्रांति। अच्छा, कर्क संक्रांति किस तारीख को आएगा? 21 जून को। कब आएगा? 21 जून को। ये ठंडा दिन है या गर्मी दिन है? गर्मी दिन है, इसीलिए इसको कई बार हम लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। अब यही सवाल एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ ग्रीष्म संक्रांति किस तारीख को होता है? किस तारीख को? 21 जून। तो कर्क संक्रांति को क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति, क्योंकि यह गर्मी के दिन में आता है, ठीक है। इस दिन क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। कब होगा? 22 दिसंबर। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तब इसको क्या कहेंगे? मकर संक्रांति। क्या कहेंगे इसको? मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति। और ये कब आएगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, ठीक है, यानी मकर संक्रांति। यहाँ है मकर रेखा, ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर को कहेंगे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे कहेंगे मकर रेखा।
तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होने लगेगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 4 सवाल पूछ लेता है एक ही पॉइंट से। फिर से हम सवाल करते हैं, शायद मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनना और आंसर करना। पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। 21 मार्च को क्या हुआ? दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर। ठीक है, दिन और रात बराबर हो गया। 21 जून को क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। 23 सितंबर को क्या हुआ? दिन और रात बराबर। 22 दिसंबर को क्या हुआ? हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, क्या यहां तक कहानी समझ में आ गया? अब जवाब दो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होगा? अब देखो, सवाल वहीं से आया है जो पढ़े हो, अंतर इसमें नहीं है, लेकिन जब भी हम पूछते हैं बच्चा फंस जाता है इसमें। पता नहीं क्यों फंस जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। दिन और रात का टोटल अवधि कितना है? 24 घंटा। अगर 21 जून को दिन हो गया 16 घंटा का तो रात कितने का होगा? 8 घंटे का। तो जब दिन बड़ा होगा तो क्या रात उसी दिन छोटा नहीं हो जाएगा? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब था? 21 जून को। सबसे छोटा रात कब होगा? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब था? 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब हो जाएगा? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात कब होगा? 22 दिसंबर को। ठीक है, अब उस दिन सूर्य कहां चला गया है? दक्षिण के पास। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है, तो दिन सबसे बड़ा अगर दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है तो ऑब्वियस है उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा रात होगा। ऑब्वियस है ना। पाकिस्तान अगर खुशी मना रहा है तो तुम क्या मनाओगे? दुख मनाओगे उस दिन। इसीलिए हम लोग 14 अगस्त को क्या घोषित कर दिए? अरे नहीं पता है तुम लोग? मोदी जी घोषित किए, उस दिन हम लोग शोक दिवस मनाते हैं, विविधता दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं? विविधता दिवस। हमको दुख है उस दिन का। पाकिस्तान विभाजन विविधता दिवस। पाकिस्तान उस दिन खुशी मनाता है, हम लोग आजाद हो गए, आजाद हो गए। हम लोग दुख मनाते हैं, साला आज एक तो चीज मर गया हमारा। ठीक है, अच्छा ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग उस दिन खुशी नहीं मनाते हैं। तो ये वही वाला चीज हुआ कि पाकिस्तान, अगर मान लो इंडियन प्लेयर 6 मारा क्रिकेट में तो पाकिस्तान में टीवी फूटेगा, नया खरीदेगा? फूटेगा। ऑब्वियस है, यही है दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध। अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन हुआ है तो दक्षिणी गोलार्ध में रात होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में रात हुआ है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा। इसको रूम पे जाके एक बार चारों फिर से देखना, मेरे हिसाब से रिकॉल हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो छोड़ दें अब।